गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग सेंटर ऑफ मास का जो फिफ्थ लेक्चर है उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं और थोड़ा सा प्रैक्टिस कर रहे हैं हम लोग प्रॉब्लम्स की। उसी में एक क्वेश्चन देखते हैं। ए यूनिफॉर्म सॉलिड right circular cone of base radius capital R is joined to a is joined to a is joined to a uniform solid hemisphere of radius capital R and of the same density so as to have a common face. The center of mass of the composite system lies on a common face the height of cone is ऑप्शंस दिए हुए हैं हमें 1.5 आर √3r 3r 2√3r। डायग्राम कुछ ऐसा दिया हुआ है। तो पहले तो एक हेमिस्फेरिकल सॉलिड हेमिस्फेरिकल ज्योमेट्री बना लेते हैं और उसके ऊपर से एक कोन लगा दिया है ऐसा। ठीक है, ये हाइट अपने को h दिया हुआ है और इसका रेडियस अपने को r दिया हुआ है। तो कह रहा है कि जो कॉमन फेस है सेंटर ऑफ मास उसी पे आ जाए। तो एक बात तो देखो बिल्कुल क्लियर है, अगर हम लोग देखें इसको कि जो हेमिस्फेयर है वो ऐसा है। ठीक है, और कोन ऐसे उसमें अटैच कर दिए और आप चाहते हो कि सेंटर ऑफ मास कॉमन फेस पे आए। तो एक बात तो कंफर्म है कि सेंटर ऑफ मास इसी एक्सिस पे लाई करना है, क्योंकि इस एक्सिस के बोर्ड जो बॉडी एकदम सिमेट्रिकल है
और अकॉर्डिंगली क्वेश्चन सेंटर ऑफ मास यहाँ आ रहा है। तो सॉलिड कोन है, तो अगर आपको ध्यान हो तो सॉलिड कोन का जो सेंटर ऑफ मास होता है, अगर इसकी हाइट h है तो सॉलिड कोन का सेंटर ऑफ मास अपने को पता है कि यहाँ से h/4 हाइट पे होता है। ठीक है। और सॉलिड हेमीस्फीयर का जो सेंटर ऑफ मास है वो यहाँ से 3r/8 डिस्टेंस पे होता है। चूँकि अकॉर्डिंगली क्वेश्चन सेंटर ऑफ मास को O पे आना है, तो हम डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। इसको ओरिजिन जब मान ही लिया है, इसको y एक्सिस मान लेते हैं, इसको x एक्सिस मान लेते हैं और फॉर्मूला डाल देते हैं m1x1 या m1y1 = m2y2। तो लिख देंगे डेंसिटी इंटू 1/3 पाई r² h, ये हो गया मास, इंटू h/4 मस्ट बी इक्वल टू डेंसिटी इंटू 2/3 पाई r³ इंटू 3r/8। अब इसको अगर सॉल्व कर ले हम लोग तो क्या आता है देखते हैं। देखो, रो से रो काट दो, पाई भी काट दो, ये 3 काट दो, इस r² से यहाँ काटेंगे तो एक r रह जाएगा, और इस 4 से इसको काट दो तो ये 2 हो जाएगा, 2 से 2 को भी उड़ा दो। यानी अपना अल्टीमेटली जो इक्वेशन बन के आ गया वो आ गया है कि उधर रह गया लेफ्ट हैंड साइड में h² और इधर रह गया है 3r², यानी h की वैल्यू आ गई r√3। यानी h की वैल्यू अगर हम r√3 एडजस्ट कर दें तो सेंटर ऑफ मास जो है वो कॉमन फेस पे मतलब O पे आ जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम हम ले रहे हैं कि फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ द प्लेट शोन इन द फिगर। एक इस तरह का प्लेट लिया गया है जिसमें ये वाला जो इसका सेक्शन दिख रहा है वो एक पैराबोला का पार्ट है, और उसका इक्वेशन अपने को दिया हुआ है y = x²। ये ओरिजिन है और आप इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कुछ मान सकते हैं कि l, 0 है। ठीक है। तो कहता है बताओ कि इसके सिस्टम का सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट कहाँ होगा, नहीं होगा, ऐसा पूछता है। अब इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। पहला तो एकदम बेसिक तरीका, ये है कि इसमें आप क्या करें कि ये अपना y एक्सिस है और ये अपना x एक्सिस है। प्लेट आपका ऐसा दिया हुआ है, तो एक तो उपाय हम लोग ये कर सकते हैं कि यहाँ से कुछ दूरी पे जाके, अभी हम एक्सियम निकाल रहे हैं, तो मैंने क्या किया है कि यहाँ से कुछ दूरी पे जाके मैंने एक एलिमेंट काट लिया, ये x पे और dx थिकनेस का काट लिया एलिमेंट। इस हाइट को हम लोग y ले लेते हैं। तो लिखना शुरू करते हैं हम लोग, क्योंकि हमें एक्सियम निकालना है अभी। तो एक्सियम जब आप निकालेंगे तो एक्सियम का फॉर्मूला होगा इंटीग्रेशन ऑफ x dm बाई इंटीग्रेशन ऑफ dm। और x का मतलब मैंने कई बार बोला है कि जो एलिमेंट हमने चूज़ करा है उसके सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट है। तो अभी जो एलिमेंट हमने चूज़ करा उसका सेंटर ऑफ मास इधर कहीं आएगा, तो उसका x कोऑर्डिनेट तो x ही रहने वाला है। ठीक है। अब आता है कि जो एलिमेंट हमने चूज़ करा है उसका एरिया क्या होगा, उसका मास क्या होगा। ठीक है। तो हम ये मान लेते हैं कि मास पर यूनिट एरिया इसका सिग्मा है।
तो सिग्मा इंटू एरिया कर देते हैं, तो एरिया हो जाएगा y इंटू डी एक्स। सिमिलरली नीचे भी आ जाएगा सिग्मा इंटू वाई इंटू डी एक्स। अब लिमिट विमिट देखेंगे क्या करना है नहीं करना है। तो सिग्मा से सिग्मा तो पहले काट लीजिए, ठीक है। अब कैलकुलेशन करते हैं। कैलकुलेशन करने के लिए x को x से छोड़ दो, y की वैल्यू हमें दी हुई है, y और x में रिलेशन दिया हुआ है कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो इसको एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स कर दो। और नीचे भी जो है वो एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स कर दो। लिमिट की वैल्यू 0 से l तक डाल दो। अब एक्स क्यूब डी एक्स का इंटीग्रेशन जो आएगा वो आएगा L4/4 और ये आ जाएगा L3/3, यानी आंसर आ गया 3L/4। यानी इस प्लेट का सेंटर ऑफ मास का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो ऐसा होगा। अभी इसी क्वेश्चन को हम लोग एक दूसरे तरीके से देख सकते हैं। अगर आपको ध्यान हो तो मैंने इसके पहले बताया था कि प्लेट को जैसे इस प्लेट को, अब इस प्लेट को अगर हम हैमर से पिटाई करें और इसको इस तरह से पिटाई करें कि ये एक रॉड बन जाए, तो अगर रॉड बनेगा तो समझ में आता है कि रॉड अपने को दिखेगा ऐसा, कि ये पूरा मास जो है वो बेसिकली यहाँ पे आना है, इसके बगल वाला पूरा मास को यहाँ पे आना है। तो एक बात समझ में आ रहा है, चूंकि इसका इक्वेशन अपने को दिया हुआ था y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो ये जो रॉड अपने को मिलेगा इसका जो लैम्डा होगा, अब मुझे सोच के बताएं इसका लैम्डा लीनियरली वैरी करेगा या क्वाड्रेटिकली। तो जब ये वाला पोर्शन स्ट्रेट लाइन था तो लैम्डा लीनियरली वैरी किया था, तो अभी हम देखेंगे कि जो लैम्डा आएगा वो क्वाड्रेटिकली वैरी करेगा। यानी इस रॉड का जो लैम्डा होगा वो कुछ अल्फ़ा इंटू एक्स स्क्वायर के फॉर्म का होगा। और आपको पता है हमने पहले ही देखा हुआ है पहले क्लास में ही कि जब लैम्डा की वैल्यू अगर अल्फ़ा इंटू एक्स स्क्वायर है तो सेंटर ऑफ मास का जो कोऑर्डिनेट है वो अल्फ़ा से इंडिपेंडेंट होता है। और सेंटर ऑफ मास यहाँ से हमें पता है कि 3L/4 डिस्टेंस पे आता है। तो जब इसका सेंटर ऑफ मास आ रहा है 3L/4 पे, तो जाहिर सी बात है उस प्लेट का सेंटर ऑफ मास भी आ रहा होगा 3/4 से। इसको हम लोग मजाक से मारो पीटो मेथड कहते हैं। एक बहुत ही ट्रिकी तरीका है जो रिजल्ट को याद रखने में आपको आसानी हेल्प करेगा ये। तो एक तो उसको ध्यान रखें आप। अब एक बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं जो जेईई एडवांस के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन है कि ऐसा एक टेबल का एज है, उसके ऊपर कुछ ब्रिक्स ऐसे रखे हुए हैं, ऐसे ऐसे एक टेबल के कॉर्नर के ऊपर इस तरह से 3 आइडेंटिकल ब्रिक्स रखे हुए हैं। अपने को निकालना है कि ये जो मैक्सिमम ऑफसेट होगा ये वाला, इसकी वैल्यू कितनी होगी। तीनों ब्रिक्स एकदम आइडेंटिकल है, तो अपने को ये जो मैक्सिमम ऑफसेट है एक्स की वैल्यू ये अपने को फाइंड आउट करना है। एक बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। तो और मैं ज़रा पहले इसको हम बहुत डिटेल में इसका डिस्कशन करेंगे। पहले क्वेश्चन लिख देते हैं। व्हाट इज द
maximum offset x that one can obtained by piling up three identical bricks of length L। ऑप्शंस भी आप चाहें तो ले सकते हैं। मान लो ऑप्शन आ जाएगा 12/3, 4L/3, 5L/6 और 11L/12। अब ये एक बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इसको हमको समझना है। ये बेसिकली थोड़ा सा इक्विलिब्रियम वाले कॉन्सेप्ट से भी जुड़ा हुआ है, तो अब इसको हम लोग बहुत डिटेल में समझते हैं। पहले तो इसको समझने के लिए मैंने क्या किया है, सपोज करो कि मैंने पहले जैसे ये टेबल है, तो आपको समझ में आ रहा है कि मैं अगर इस ब्रिक को ऐसे रख दूं, एक ब्रिक का सिस्टम अगर है और वो ब्रिक अगर ऐसे रह जाए, मतलब सेंटर ऑफ मास इसका यहाँ रह जाए, तो ये बॉडी कभी भी इक्विलिब्रियम में रहेगा नहीं, गिर जाएगा ये। लेकिन इस बॉडी को अगर हम ऐसे रखें, तो ये बॉडी इक्विलिब्रियम में रह जाएगा। मतलब अगर हम क्रिटिकल केस की बात करें, तो क्रिटिकल केस में कुछ कहानी ऐसा बनना चाहिए कि जो रॉड का सेंटर ऑफ मास है वो क्रिटिकल केस में उसके एज पे आना चाहिए। अगर सेंटर ऑफ मास इसके एकदम एज पे आ गया तो एक क्रिटिकल केस बन सकता है इक्विलिब्रियम के लिए। इसका मतलब एक बात क्लियर हो गया कि एक रॉड के लिए जो ऑफसेट हो सकता है वो हो सकता है x, और इसकी वैल्यू हो गई L/2। वो एक अलग बात है कि हमें एक रॉड के लिए ऑफसेट किसी ने पूछा है नहीं। अब देखते हैं कि दो रॉड में ऑफसेट कैसे होगा और कितना होगा। ध्यान से देखें, तो दो रॉड की बात करें अगर, तो एक रॉड मान लीजिए ये है, जो दूसरा रॉड होगा, अगर दूसरे रॉड को, इसके ऊपर वाले रॉड को देखें, अगर उसके इक्विलिब्रियम की बात करें तो एक बात कंफर्म है कि उसका सेंटर ऑफ मास जो है वो एकदम नीचे वाले रॉड के एज पे होना चाहिए, यहाँ पे। मतलब एक बात तो कंफर्म हो गया कि भैया ये वाला अपना L/2 होना है। ये कितना है ये हमें मालूम नहीं है, तो x निकालने के लिए हम क्या कर रहे हैं कि मैंने इसको मान लिया है y एक्सिस और मैंने इसको मान लिया है x एक्सिस। चूंकि रॉड का लेंथ पूरा L है तो ये लेंथ अपना L-x हो जाएगा। तो हम बेसिकली पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट निकाल के उसको एज पे लाई कराएंगे, यहाँ पे लाई करा देंगे, तो हमारा बात बन जाएगा। तो कैसे लिखेंगे, देखो XCM जब लिखेंगे तो इसका जो होगा, इस रॉड के लिए जो होगा वो होगा M×L/2। ठीक है। अब जो ऊपर वाला ये वाला रॉड है, अब जो ऊपर वाला रॉड है वो समझ में आ रहा है कि अपने को ये भी तो L/2 ही शिफ्टेड होगा ये। इसका मतलब M × L/2 + L/2।
रॉड का सेंटर ऑफ मास L/2 पे था कि हमने पूरे रॉड को L/2 शिफ्ट कर दिया, तो सेंटर ऑफ मास फर्दर L/2 शिफ्ट कर गया होगा, डिवाइडेड बाई 2m, दैट मस्ट बी इक्वल टू L-x। और जरा इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 3L/2/2 इज इक्वल टू L-x, दैट इम्प्लाइज x इज इक्वल टू L/4। ठीक है, तो x की वैल्यू अगर L/4 आ गई और वो L/2 है, ठीक है, तो मैक्सिमम जो ऑफसेट होगा दो वाले केस में, जो मैक्सिमम ऑफसेट आ रहा है तो वो हो जाएगा L/4 प्लस L/2, सॉरी, तो ये आ जाएगा अपना 3L/4। लेकिन अभी भी हमें ये तो दो रॉड का, दो ब्रिक्स का केस बना, हमारा इंटरेस्ट तो 3 के साथ है, तो और 3 वाला कॉन्सेप्ट लगाते हैं। 3 वाला कॉन्सेप्ट लगाने के लिए हम क्या कर रहे हैं कि जैसे अपना ये ऐसे लगा दिया, अब 3 रॉड को हमें प्लेस करना है। मान लीजिए एक रॉड ऐसा प्लेस किया, दूसरा रेड ऐसा प्लेस किया, और तीसरा रॉड या ब्रिक्स जो कह लो वो ऐसा प्लेस किया। तो एक बात तो कंफर्म है अपना, जो हम अभी तक के रिजल्ट से लिख सकते हैं कि ये जो डिस्टेंस आएगा दैट मस्ट बी L/2, और ये जो डिस्टेंस आएगा वो अभी हमने फॉर्मूला बनाया है वो L/4 आया था, और ये कितना होगा ये अपने को नहीं पता है, तो मैंने इसका नाम x कर दिया है। अब फिर से वही करने वाले हैं बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, इसको ओरिजिन बनाएंगे, इसको y एक्सिस बनाएंगे और इसको x एक्सिस बनाएंगे, और फिर हम बोलेंगे कि पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास जो है वो L-x पे आना चाहिए। तो फिर से हम x कोऑर्डिनेट निकालने जा रहे हैं, XCM, तो हम लिखेंगे m इंटू L/2, तो ये वाला L/4 है तो ये भी L/4 ही होगा, तो ये हो जाएगा m इंटू L/4 प्लस L/2 प्लस m इंटू, तो अब जो सबसे ऊपर वाला रॉड है वो कितना शिफ्टेड है, तो अगर ध्यान से देखो तो वो शिफ्टेड है L/2 पे होता, लेकिन वो शिफ्टेड है L/2 से भी और L/4 से भी, डिवाइडेड बाई 3m, एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू अगेन L-x। और जरा इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व अगर करेंगे तो ये L/2, ये L/2 और ये L/2 और ये L/2, यानी टोटल 5L/2 हो जाएगा। नीचे 3 है, यानी कि L-x की वैल्यू हो गई 5L/6, यानी x की वैल्यू जो हो गई वो हो गई L/6। यानी इस केस में जो मैक्सिमम ऑफसेट होगा उसकी वैल्यू होगी L/6 प्लस L/4 प्लस L/2। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 11L/12। तो ये एक बड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है जिसको आपको ध्यान रखना चाहिए। तो इस तरह का क्वेश्चन 2 रॉड, 3 रॉड, 4 रॉड इन सब में बनाया जा सकता है। तो आप एक बात मार्क करने वाली है कि पहले जो एक रॉड में ऑफसेट आया था वो L/2 आया, दूसरे रॉड में ऑफसेट जो आया वो L/4 आया,
तीसरे रॉड में जो ऑफसेट आया वो L/6 है, मतलब जो ऑफसेट का लेंथ है इंडिविजुअल में वो घटता जा रहा है। तो 3 रॉड में जो मैक्सिमम ऑफसेट हो सकता है वो 11L/12 होगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसके कॉन्सेप्ट को अच्छे से आपको लर्न करना चाहिए। आओ चलो एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। जैसे मान लो कि एक प्रोजेक्टाइल को फेंका गया, मैं इसका क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ अभी। एक सपोज करो कुछ m मास का प्रोजेक्टाइल है, उसको फेंका गया, हाईएस्ट पॉइंट पे जैसे ही आया एक्सप्लोजन हो गया और उसके 2 टुकड़े हो गए। ठीक है, एक मास पार्टिकल तो सीधा गिर गया ऐसे, तो पूछता है बताओ कि दूसरा मास पार्टिकल जो है वो कहाँ पे गिरेगा। ठीक है, ये अपने को पूछना है। अब ये डिपेंड करता है कि मास को इक्वल भी तोड़ सकता है, तो चलो हम अनइक्वल ले लेते हैं, m/3 कर देते हैं और इसको 2m/3 कर देते हैं। देखो वैसे तो इस क्वेश्चन को हम मोमेंटम कंजर्वेशन से भी कर सकते हैं, लेकिन मोमेंटम कंजर्वेशन अभी हम पढ़े नहीं तो हम उसको यूज़ करेंगे नहीं। तो हम अभी प्योर सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट लगाने वाले हैं। एक बात तो कंफर्म है कि जो एक्सप्लोजन होता है, एक्सप्लोजन के लिए इंटरनल फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल हैं, और इंटरनल फोर्सेस कभी भी सेंटर ऑफ मास के मोशन को अफेक्ट नहीं करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक्सप्लोजन नहीं होता तो ये बॉडी ऐसे जाता। चूंकि एक्सप्लोजन हुआ है और एक मास पार्टिकल सीधा यहाँ से यहाँ आके गिर गया, तो दूसरा मास कहाँ गिरेगा। इसका मतलब अगर ये जो है ये पाथ फॉलोड बाय सेंटर ऑफ मास, तो एक बात है, अगर पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास को यहाँ लाना है तो दूसरा मास पार्टिकल पक्का दूर जाके गिरेगा। इधर कहीं गिरेगा। और इंटरेस्टिंग बात है कि चूंकि ये वाला डिस्टेंस जो है सेंटर ऑफ मास से r/2 है, रेंज/2 है, तो ये डिस्टेंस हम एक बार में निकाल सकते हैं। अगर हम इसी पॉइंट को ओरिजिन मान ले और इसको y एक्सिस एज्यूम कर ले और आगे को x एक्सिस ले लें, तो हम डाल पाएंगे फॉर्मूला m1x1 = m2x2। तो आप लिख पाएंगे m/3 × r/2 दैट मस्ट बी इक्वल टू 2m/3 × x। इसको काट दो, m से m काट दो तो देखेंगे x की वैल्यू जो है वो आ जाएगी r/4। तो अगर आपको पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से निकालना है तो डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन अगर देखें तो आंसर जो है वो हो जाएगा r + r/4, यानी आंसर आ जाएगा 5r/4। ये एक सबसे आसान तरीका है इस क्वेश्चन को करने का। लॉजिक को फिर से एक बार सुने। चूंकि एक्सप्लोजन के लिए इंटरनल फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल है और इंटरनल फोर्सेस सेंटर ऑफ मास के मोशन को अफेक्ट कर नहीं सकते। इसका मतलब एक्सप्लोजन नहीं होता तो ये वाला पाथ ही सेंटर ऑफ मास फॉलो करता है। तो एक्सप्लोजन के बाद भी दोनों के सिस्टम के सेंटर ऑफ मास का वही पाथ होना चाहिए। तो मैंने वही किया है कि इसके और इसके सिस्टम के सेंटर ऑफ मास को मैंने यहाँ पे लाई करवा दिया है। आओ 1-2 क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे सपोज करो एक बहुत बड़ा ट्रे है ये, ठीक है, बहुत बड़ा ट्रे है और इसके ऊपर एक आइस क्यूब ऐसे रखा हुआ है।
ठीक है, इसका हाइट वगैरह अपने को h दिया हुआ है, इसका मास m है और इसका मास कैपिटल M है, और जो रीजन है पूरा दैट इज ग्रेविटी फ्री। ये जो पूरा रीजन है वो ग्रेविटी फ्री है। तो कहता है बताओ कि पूरा जब आइस पूरा मेल्ट कर जाएगा तो सेंटर ऑफ मास कितने अमाउंट से, मतलब सेंटर ऑफ मास का मतलब दोनों के सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कितने अमाउंट से नीचे आ जाएगा। लेकिन ध्यान रहे ग्रेविटी फ्री स्पेस है। क्वेश्चन ये है कि एक बहुत बड़ा ट्रे है, उसके ऊपर एक आइस का ब्लॉक रख दिया है। कहते हैं बताओ जब आइस पूरा का पूरा मेल्ट कर जाएगा तो सेंटर ऑफ मास कितने अमाउंट से फॉल कर जाएगा, ये अपने को निकालना है। तो ये एक बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन इसलिए है कि अगर हम लोग ट्रे और आइस दोनों को एक सिस्टम की तरह ट्रीट करें, तो अगर आप ध्यान से देखो तो जो भी नॉर्मल आएगा ट्रे का नॉर्मल ब्लॉक के ऊपर और ब्लॉक का नॉर्मल ट्रे के ऊपर, दोनों कैंसिल आउट कर जाएगा। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि दोनों के सिस्टम पे अगर आप ध्यान से देखो तो वाई एक्सिस के अलोंग कोई एक्सटर्नल फोर्स है ही नहीं। एज देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, acting on the system of ice plus tray, so center of mass will not move in either direction that is along x और y। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। जो कि ग्रेविटी फ्री स्पेस से तो वेट लग नहीं रहा है। अगर वेट लगा होता तो सेंटर ऑफ मास नीचे आता है, तो वेट जब है नहीं इसका मतलब है कि एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, नहीं सेंटर ऑफ मास नीचे नहीं आएगा, तो सेंटर ऑफ मास जहाँ था वहीं पे रह जाएगा, यानी सेंटर ऑफ मास के हाइट में कोई भी फॉल आउट नहीं होगा। लेकिन इसी क्वेश्चन में अगर हम ग्रेविटी फ्री स्पेस को ग्रेविटी ले कंसिडर कर ले तो क्या होगा, तो समझ में आता है कि फाइनली जब ये पूरा आइस मेल्ट कर जाएगा तो पूरे ट्रे में डिस्पर्स हो जाएगा। चूँकि ट्रे बहुत बड़ा है तो हम ये मान सकते हैं कि वाटर लेवल अबव द ट्रे जो आएगा वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल आएगा। और स्टार्टिंग में अगर ध्यान से देखो तो सेंटर ऑफ मास का जो वाई कोऑर्डिनेट है ट्रे के रिस्पेक्ट में अगर देखें तो वो आएगा m इंटू एच बाई टू बाई एम प्लस कैपिटल M, यानी आ जाएगा स्मॉल m इंटू एच बाई ट्वाइस ऑफ कैपिटल M प्लस स्मॉल m। ये सेंटर ऑफ मास का इनिशियल हाइट है, आप ऐसा समझ सकते हो। पहले सेंटर ऑफ मास इधर कहीं है दोनों के सिस्टम का, और फाइनली सेंटर ऑफ मास यहाँ आ गया, तो सेंटर ऑफ मास में जो फॉल आउट आया है वो यही तो आएगा, यानी यही अपना आंसर हो जाएगा। तो ये दो छोटे छोटे बड़े कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं जिनको आपको ध्यान रखना चाहिए। तो ये तो था सेंटर ऑफ मास के ऊपर थोड़ा बहुत एप्लीकेशन वाले क्वेश्चंस। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में।